चलिए गाइस, तो प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब जितना चार्ज हो गया है करते हैं नेक्स्ट टाइम प्रोसेस को पहले ही देख लेंगे। सो गाइस, मैंने आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे ना वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आप लोगों से मैंने बोला कि क्या आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जैसा कुछ होता है। चलिए इसको लेकर एक छोटी सी बात करते हैं। आप लोगों ने ना 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, याद आ रहा है? मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स, और मैंने इक्विलिब्रियम का जिक्र क्यों किया वो थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आने वाला है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में मतलब क्या, ये है केमिकल, और काइनेटिक्स शब्द लिया गया है काइनेसिस से या काइनेमेटिक्स से। आपने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स तो पढ़ा है, और काइनेमेटिक्स में पूरे में आप किसके बारे में पढ़ते हो? मोशंस के बारे में पढ़ते हो। तो यहां बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल्स का मोशन। केमिकल्स का मोशन कहने का मतलब होता है कि जब एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में चेंज होता है तो वो एक तरह का मोशन ही है कि इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। अब वो जो चेंज हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है या बहुत देर में हो रहा है, इस बात को बेसिकली कौन डिस्कस करता है? केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि कभी कभी कोई केमिकल चेंज बहुत जल्दी होता है, जैसे टीवी में बताते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, हालांकि बनती नहीं 2 मिनट में, लेकिन मैगी 2 मिनट में बन जाती है बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और चीज बनानी है, किसी चीज की सब्जी बनानी है, बेसिकली पनीर की सब्जी बनानी है, दैट्स बेसिकली केमिकल चेंज। कि आप लोगों ने कोई दूसरी चीज थी, रॉ था, उसको बेसिकली चेंज कर दिया किसी अदर फॉर्म में, तो ये भी केमिकल चेंज है। कोई केमिकल चेंज बहुत जल्दी हो रहा है और कोई केमिकल चेंज बहुत देर में हो रहा है। तो बेसिकली केमिकल्स का मोशन भी आप ये कह सकते हैं कि कोई बहुत जल्दी हो जाता है और कोई बहुत देर में होता है। तो इस चीज को बेसिकली कौन डील करता है? केमिकल काइनेटिक्स। अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में पूरी। तो मैं बताता हूं केमिकल्स, और ये वर्ड किससे लिया गया बोलो? काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब बोलो क्या? मोशन। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि केमिकल्स का मोशन। इसका मोशन? केमिकल्स का मोशन। ठीक है ना, ये हटा दो, केमिकल्स मोशन भी आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करता हूं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम के अंदर पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? आपने इक्विलिब्रियम के अंदर क्या पढ़ा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बोल देते हैं आप बेसिकली इक्विलिब्रियम आ गया है ना, कुछ इस तरह का पढ़ा था। शायद हो सकता है सब बच्चों ने ना भी पढ़ा हो, तो छोड़ दीजिए अगर नहीं पढ़ा हुआ है। तो अभी चर्चा करते हैं जो चैप्टर पढ़ा हुआ है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, कार्बन का एक फॉर्म सब बच्चों ने सुना होगा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। सबने सुना है? कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, और दूसरी फॉर्म कौन सी है बताओ? और भी कुछ फॉर्म्स पढ़े होंगे आपने, डायमंड पढ़ा है, एक आपने C64 पढ़ा होगा, और भी इसके बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं। लेकिन आपने कुछ फॉर्म्स बचपन में पढ़ी थी, बेसिकली कौन कौन सी बोलो? एक आपने पढ़ी थी भैया ग्रेफाइट, एक आपने पढ़ी थी C64 पढ़ी थी, एक बेसिकली आपने क्या पढ़ी थी? डायमंड पढ़ी थी। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि डायमंड का अगर कॉस्ट अगर आप पूछे तो कितना है बताओ जरा? डायमंड तो बहुत महंगा है। अगर आप डायमंड को कहीं परचेज करने जाते तो इस समय डायमंड की कॉस्ट क्या होगी? सबसे ज्यादा महंगी होगी भाई, है ना? जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, भाई वाइफ को बड़ा शौक होता है कि डायमंड रिंग लेके आओ भाई, है ना? बहुत ज्यादा डायमंड रिंग बहुत कॉस्टली है। अब अगर कोई आपको ये कहे कि वो जो डायमंड रिंग आपके पास है वो कुछ समय बाद कोयले जैसी ही बन जाएगी, क्या बन जाएगी? तो इतनी महंगी डायमंड की रिंग खरीदने का कोई फायदा है क्या? अब समझो मेरी बात को। अगर आपको ये बात कही जाए, समझना मेरी बात को, मैंने बोला कि जो आपके पास डायमंड है दैट इज बेसिकली अ कार्बन। डायमंड इज नथिंग बट इट इज अ कार्बन। कार्बन का एक फॉर्म है बेसिकली, और कहा जाता है कि ये ना अपने आप बोलो क्या बन जाता है? ग्रेफाइट बन जाता है। मतलब ये भी बोलो क्या बन जाता है? कार्बन का ही एक अदर फॉर्म बन जाता है ग्रेफाइट, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। दुकान पे जाओ 10-20 रुपए में आपको ग्रेफाइट मिल जाएगा। डायमंड का वैल्यू कई हजारों लाखों के अंदर है। तो बोला गया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, कि डायमंड बेसिकली बोलो क्या बन जाता है? बोलो ग्रेफाइट बन जाता है स्पॉन्टेनियसली। कहने का मतलब अपने आप बन जाता है। मैंने कहा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द, समझना मेरी बात को, टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज whether the reaction whether the reaction is happened or not। इक्विलिब्रियम ना सिर्फ रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा, और इक्विलिब्रियम के बहुत बड़े जिनको ज्ञान था ना, उन्होंने आपसे कहा कि भैया डायमंड ना ग्रेफाइट बन जाएगा। डायमंड क्या बन जाएगा? अब आप बड़ी चिंता में आ गए कि यार मैं तो डायमंड की 1 लाख रुपए की रिंग लेके आया था और वो कह रहा है ग्रेफाइट बन जाएगा। रखे रखे अलमारी के अंदर, क्या पता ग्रेफाइट बन गया हो। आप घर जाते हैं, चेक करते हैं, वो डायमंड डायमंड ही है, अभी भी ग्रेफाइट नहीं बना। अब क्या इक्विलिब्रियम गलत कह रहा है? नहीं, बेसिकली इक्विलिब्रियम बिल्कुल सही कहा है। मैंने बोला ना, बहुत ज्ञानी लोगों ने बात कही है, जिनको इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा नॉलेज है
उन्होंने आप लोगों को एक बात बोली कि आपके पास जो डायमंड है ना बेसिकली वो कार्बन का एक फॉर्म है एंड इट विल डेफिनेटली बिकम ग्रेफाइट। और मैं बोल देता हूं, एक शब्द और लगा देता हूं मैं, ये स्पॉन्टेनियसली ऐसा हो जाएगा। अब सब बच्चे जानते हैं स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीजें अपने आप हो जाती है, तो ये अपने आप हो जाएगा, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ना जो आपका डायमंड है ना वो बोलो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट। और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप कहेंगे सर ग्रेफाइट इतना महंगा क्यों है, उसमें डायमंड इतना महंगा क्यों है, जब ये ग्रेफाइट ही बन जाना है जिसका कोई मोल ही नहीं है तो फिर ये इतना महंगा क्यों है। तो यहां आपको नीड पड़ती है बच्चों एक नई ब्रांच की जिसका नाम बोलो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ये आता है और ये क्या कहता है भाई, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। कहता फिजिबिलिटी है वो ठीक है, आपने बोल दिया हो जाएगा, डायमंड क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट बन जाएगा, ये बात आपने ठीक बोल दी। लेकिन क्या आपने ये बताया कि उसको होने में कितना समय लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, 5 मिनट लगने वाले, कितने लगने वाले। तो कहते हैं कि ऐसा होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं बोलो, लाखों करोड़ों साल। तो सिर्फ ये जान लेना जरूरी नहीं है कि कोई काम होगा या नहीं होगा, ये भी जान लेना जरूरी है कि कोई काम कितने समय में होगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इक्विलिब्रियम जस्ट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट वेदर द रिएक्शन इज हैपेंड और नॉट। बोले होगा भाई, डायमंड ग्रेफाइट बनेगा, आप लोग सब टेंशन में आ गए, डायमंड ग्रेफाइट बन जाएगा, लो भाई खराब हो गया। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ने क्या कहा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज इस काम को होने में, इस केमिकल्स के मोशन को होने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। दैट टेल्स अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है और इक्विलिब्रियम क्या बताता है, आपको एक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या बताता है बोलो, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल शब्द अगर आपको नहीं समझ में आता बस समझ लीजिए संभव है या नहीं है। तो कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में कौन बताएगा बोलो, इक्विलिब्रियम। और कोई रिएक्शन कितनी देर में होगी इसके बारे में कौन बताएगा बोलो, केमिकल काइनेटिक्स। सो दैट द केमिकल काइनेटिक्स, अभी समझ लो कि मैंने जो आपको लाइन बोली है ना, पूरा चैप्टर बस इसी मुद्दे को डिस्कस करने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस होगा। हम बार बार क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे वो कितनी जल्दी होने वाली है। डायमंड ग्रेफाइट कितनी जल्दी बनने वाला है, मैगी कितनी देर में बनने वाली है, सब्जी कितनी देर में बनने वाली है, बेसिकली सारी चीजें हम देखेंगे कौन कितनी जल्दी होने वाला है। इट मींस केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द yes rate of reaction, that is how fast the reaction is, कितनी रिएक्शन फास्ट है, इसके बारे में बेसिकली कौन बताता है बोलो, केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, तुम्हें उदाहरण समझ में आया, पहले तुम मुझे बताओ। हाँ बोलो। नहीं, उल्टा नहीं होगा, मैंने क्या बोला तुम लोगों को, ये स्पॉन्टेनियस चेंज, और कोई भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस चेंज ना रिवर्स नहीं हो सकता। सूरज यहां से गया वहां पर गया, वापस तो नहीं आएगा भाई। कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जो स्पॉन्टेनियस होता है, वो रिवर्स कभी भी नहीं होता, अपने आप नहीं होता। नॉन स्पॉन्टेनियसली आप कर सकते हैं किसी और प्रोसेस से, बट अपने आप तो नहीं होगा। तो मैंने बोला स्पॉन्टेनियसली डायमंड विल बिकम ग्रेफाइट, ये बात सिर्फ इक्विलिब्रियम सिर्फ इतना ही बोलता है, होगा या नहीं होगा, कहता होगा, आगे कुछ नहीं बोला। ये काम था इक्विलिब्रियम ब्रांच का। अब केमिस्ट्री की नई ब्रांच कौन सी आई बोलो, केमिकल काइनेटिक्स। यदि होगा ये बात ठीक है, उसने बोल दिया, लेकिन क्या आपने जानना जरूरी समझा है कितने समय में होगा, इसको होने में बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने जोश जोश में आके अभी घर पे बोल दिया इस बार तो मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं और मेरे देखना परसेंटेज आएगी 99.9%। अभी आपने बोल दिया, ये है इक्विलिब्रियम कि होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर ऐसा करने में आपको लग गए 10 साल, तो ये बात कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। रेट कितना फास्ट है ना, नहीं समझे मेरी बात को। कोई काम होना है नहीं होना वो एक अलग चीज है, बट कितने समय में होना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं बताना, सर मैं कर लूंगा होमवर्क, कर तो लेगा मुझे बताए। अब इसका केमिकल काइनेटिक्स था, कितने समय में कर लेगा, कल ही कर लाएगा या 5 दिन बाद करके लाएगा, गेट माय पॉइंट। तो दोनों ब्रांचेस का अपना एक डिफरेंट रोल है। पहले वाली ब्रांच क्या डिस्कस करती है, होगी या नहीं होगी, और सेकंड वाली क्या करती है, कितनी देर में होगी। तो ये तो भैया पूरे चैप्टर का डील करना है हमें। केमिकल काइनेटिक्स क्या डिस्कस करता है भाई, दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शंस, दैट इज हाउ फास्ट द रिएक्शन इज। दैट इज की रिएक्शन कोई फास्ट है या बेसिकली स्लो है, कोई चीज बहुत जल्दी हो रही है तो बोलेंगे रेट फास्ट है, कोई चीज बहुत देर में हो रही है तो रेट क्या है बोलो उसकी, स्लो। तो बेसिकली चैप्टर क्या डिस्कस करने वाला है, कुछ एक ओरा क्रिएट हुआ दिमाग के अंदर कि व्हाट डज केमिकल काइनेटिक्स मींस। केमिकल काइनेटिक्स के नाम में समझ में आ रहा है केमिकल्स का मोशन, कि कितना रेट उसका फास्ट रहने वाला है। सो इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। मैंने दैट इज करके लिख दिया था कि फिजिबिलिटी शब्द के तुम्हें समझ में ना आया, दैट इज वेदर द रिएक्शन इज हैपेंड और नॉट, होगी या नहीं होगी। और chemical kinetics tells about the rate of the reaction, that is how fast the reaction is. Get my point or not? So this is first meaning of the chapter chemical kinetics का meaning आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, अभी बात रही लिखने की, सर हम कैसे लिखेंगे। देखो भाई बुकलेट्स का मैं तुम्हें भी जाते बताऊंगा, आज तो तुम अपनी कॉपी वगैरह के अंदर लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद बताता हूँ बुकलेट का तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है।
ठीक है, अभी पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दो आज जो भी मैं कर रहा हूं तुम्हें। अब बात ये रही सर हम कैसे पता लगाएंगे किसी रिएक्शन की रेट फास्ट है या स्लो है, तो बेसिकली मैं तुम्हें टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तुम मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो समझ में आ गया? रेट बेसिकली कहने का मतलब कि कोई रिएक्शन कितना तेज चल रही है उसकी किससे पता लगेगा, बोलो रेट से। चलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग मुझे बताना कि कौन सी रिएक्शन तुम्हारे अकॉर्डिंग फास्ट है। ठीक है, सब बच्चों को अपने दिमाग में सोचना, मैं रिएक्शन 2 लिखूंगा रिएक्शन बोर्ड पे, आप लोगों को बस इतना बताना है कि विच रिएक्शन इज फास्ट, या किस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग बोलो क्या है, तेज चल रही है। चलिए बोर्ड में मैं दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब सही से सोच पाते हैं। ये है बच्चों रिएक्शन नंबर 1, जिसमें मेरे पास कुछ रिएक्टेंट है और इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है बेसिकली, एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 2, बातें नहीं भाई, और ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। चलिए मैं कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूं टाइम 0 पर। अच्छा ये तो भैया बहुत बेसिक बात है, 9वीं 10वीं क्लास में सिखाई जाती है कि समय जब बिल्कुल स्टार्ट होता है किसी रिएक्शन का, शुरुआती समय के अंदर बेसिकली सिर्फ क्या मौजूद होता है, रिएक्टेंट मौजूद होता है। प्रोडक्ट उस समय कितना होता है, 0। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में 20 लीटर है, वॉल्यूम के तरीके से मान लीजिए कि अमाउंट के तरीके मान लीजिए 20 लीटर है, और ये बोलो कितना है, 0 है। थोड़ी देर रिएक्शन चली, लेट इट बी फॉर द 5 सेकंड्स, फॉर 5 सेकंड द रिएक्शन इज कैरिड ऑन, एंड उसके बाद हुआ क्या कि ये जो बेसिकली है ये घट के हो गया कितना, बोलो 5, और ये कितना हो गया बेसिकली 15। सिंपल, कुछ नहीं है, 20 से हो गया 5 और वो 0 से कितना हो गया 15। लॉजिकली समझ में आता है, 15 का अमाउंट वहां पर शिफ्ट हो गया होगा, ये 5 कम हो गया, मतलब 15 कम हो गया। क्लियर है यहां तक की? कहीं भी दिक्कत लगे आपको इंटरप्ट करने की, सर मुझे समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है? बहुत बेसिक बात भी तो पूछिए, ये तो बाद में दिक्कत करती है चीजें, अभी पूछना की कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आगे ये चीजें पूछते कि 0 से 5 कैसे हो, 15 कैसे हो, तो बहुत दिक्कत लगती है। तो आप लोग अभी बिल्कुल चल रहे तसल्ली से, आपको बहुत बेसिक बात भी लगती है, ये मत सोचे मेरे दोस्त हंसेगा पड़ोस वाला, कोई नहीं, आप पूछिए बिल्कुल दिल खोल के, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है बच्चों, टाइम 0 पर इसका कुछ डाटा ऐसे है, चाहे मैं टाइम नहीं लिखता हूं या लिख लो, चलो टाइम 0 पर इसका 20 है, इसका 0 है, और टाइम 5 सेकंड के बाद ये बचा 10 और ये भी बना 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है बता पाएंगे आप लोग बहुत इजीली। मेरा आपसे सवाल बस ये है कि कौन सी रिएक्शन तेज चल रही है, बस इतना बताओ, कौन सी रिएक्शन तेज चल रही है, पहली या दूसरी? फर्स्ट रिएक्शन। चलो कितनों के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है, हैंड रेज करिए जल्दी से, कितने के अकॉर्डिंग रिएक्शन फर्स्ट फास्ट है? अच्छा जो आप बोलेंगे मैं वो मान लेता हूं। और कितने के अकॉर्डिंग सेकंड रिएक्शन फास्ट है? सेकंड रिएक्शन फास्ट है। ओके, कुछ बच्चों ने सेकंड की तरफ भी इशारा किया है, तो मेजॉरिटी जाती है फर्स्ट के साथ। अच्छा अब कौन बच्चा बताएगा कि फर्स्ट फास्ट क्यों है, जल्दी से बता दो कि फर्स्ट वाली सर मुझे इसलिए फास्ट लगती है सर, बताओ बताओ। उसमें 10 ही हुआ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों जिन्होंने सेकंड आंसर करा बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजीली दिख रहा है यहां पर 5 सेकंड के अंदर, या तो प्रोडक्ट को देख लो, सिर्फ प्रोडक्ट को देख लो, 0 से कितना हो गया 15, 0 से कितना हो गया 15, 5 सेकंड के अंदर, और यहां पर प्रोडक्ट 0 से कितना बना बोलो 10, 5 सेकंड के अंदर। तो ज्यादा तेजी से अमाउंट किसमें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किस रिएक्शन में, पहले वाली में, दूसरी वाली में, पहली वाली में। यहां पर प्रोडक्ट जो है 5 सेकंड में 15 यूनिट कन्वर्ट हो गया, और यहां पर कितना हुआ मात्र 10। तो रिएक्शन कौन सी, किस रिएक्शन की रेट फास्ट है बोलो, फर्स्ट वाली रिएक्शन की। तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता था, रेट ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट इज फास्ट देन द, या इज मोर देन द, इज मोर देन द, पीछे बातें नहीं बच्चों, चिंता मत करिए, बहुत अभी आसान सी चीज पूछिए, धीरे 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 लेवल रेस करेंगे ना, मैंने कहा ना बहुत बेसिक से ही स्टार्ट करना है, अपनी जड़ें मजबूत करनी है, उसके बाद देखो आराम से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। बहुत बेसिक से स्टार्ट करिए, और बिल्कुल भी आप ये मत सोचा करें जैसे आप बहुत, भाई कुछ बच्चों को बहुत स्मार्ट है, ठीक है, टीचर से स्मार्ट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना? तो आप बहुत स्मार्ट भी होंगे, टीचर से स्मार्ट नहीं होंगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत स्मार्टनेस लग रही है कि मेरे को तो यार ये बहुत आसान सी चीज है, तो बहुत सी चीज, ईजी पे ही ध्यान देना है, यही चीज पे ध्यान दोगे तो मुश्किल बन पाता है। आप ये वाली छोड़ देते हैं, यार ये तो बहुत आसान सी चीज है, इसी को छोड़ते हैं, मुश्किल वाली में फंस जाते हैं। अरे बस समझे, इसलिए बहुत बेसिक चीज भी डिस्कस कर रहा हूं, उस पर बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, ठीक है ना? तो मुझे बस इतना बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत क्लियरली सब बच्चों को दिखा कि पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से फास्ट है। जिन बच्चों को थोड़ा दूसरी का लग रहा था उनको भी क्लियर हो गया, पहली वाली जिनको लगी थी मुझे पता लॉजिकली इसी रीजन की वजह से लगी थी, तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप लोगों ने बताया रिएक्शन फर्स्ट फास्ट है। अच्छा सब बच्चों ने जिन्होंने भी फर्स्ट रिएक्शन फास्ट बताया, मुझे बस इतना बताना कि आपने ऐसे सोचा है कि नहीं सोचा। आपने सबने ये सोचा ना कि 15 का चेंज आया 5 सेकंड में, और इसमें 10 का चेंज आया 5 सेकंड में। या तो बच्चों आपने प्रोडक्ट देखा होगा, या फिर सबने क्या देखा होगा बोलो, रिएक्टेंट। क्या देखा होगा, सबने देखा होगा। तो 15 घट गया 5 सेकंड में, और इधर सिर्फ 10 घटा 5 सेकंड में, तो सर इधर स्लो स्लो चल रहा है, इधर कुछ ऐसा लग रहा है सर 2 यूनिट ट्रांसफर होता है 1 सेकंड में। फोकस करना,
10 यूनिट ट्रांसफर हुआ 5 सेकंड में, तो कितने यूनिट ट्रांसफर हुआ 1 सेकंड में? 2 यूनिट। और इधर 15 यूनिट ट्रांसफर हुआ 5 सेकंड में, तो 3 यूनिट ट्रांसफर हुआ 1 सेकंड में। तो कहीं ना कहीं यहां पर 3 लीटर पर सेकंड ट्रांसफर हुआ डाटा, और यहां पर कितना बोलो? 2 लीटर। तो कहीं ना कहीं तेज कौन है? पहले वाली क्या है बोलो? तेज। तो सबके दिमाग में ये आंसर इसी तरीके से आता है कि कितने का चेंज हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। क्योंकि बच्चों, अगर मैं तुम्हें रिएक्शन तीसरी दे दूंगा ना, तो तुम लोग ऐसे ही करोगे कि बेसिकली मैंने बोला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और यहां पर बोला मैंने टाइम 0, ये 30 है और ये बेसिकली 0 है, और मान लेते हैं ये टाइम हुआ 8 सेकंड का, ये बचा 6 और ये हुआ बेसिकली 24, या मान लेते हैं थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये हुआ 6 और ये, चलो ऐसा ही कर देते हैं। चलो बताओ कौन सी फास्ट होगी? थर्ड वाली ना, बल्कि अब तो टाइम भी सेम नहीं है, अब तो टाइम भी सेम नहीं है। देखो इसमें 5-5 सेकंड है, इसमें कितना सेकंड है बोलो? 6। लेकिन फिर कैसे अंदाजा लगाया सर? इसमें 24 का चेंज है, 24 का चेंज है 6 सेकंड के अंदर, तो 4 यूनिट का चेंज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में कितने का? 4 का चेंज आ रहा है। बेसिकली ऐसे तो कुछ आइडिया लगा रहे हो ना सबके सब बच्चे दिमाग में। तो बेसिकली क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने बातों बातों में रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिया है, मैं तुम्हें बता देता हूं, बातों बातों में रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिया, क्योंकि जो आपने इसका आंसर कितना निकाला, 15 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है 3 सेकंड में, चाहे वो 5 सेकंड में, चाहे यहां वाले को देख लो 15 कि 15 का बनता है 5 सेकंड में, चाहे यहां देख लो 15 घटता है 5 सेकंड में। दोनों से आंसर कितना निकल के आता है कि 3 यूनिट ट्रांसफर होता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इधर देखो 10 बनता है 5 सेकंड में या 10 घटता है 5 सेकंड में, बात एक ही है, मतलब 2 यूनिट ट्रांसफर होता है 1 सेकंड में। दोनों से आंसर निकल के आता है 2, और इससे आंसर निकल के आता है, दोनों में से किसी से देख लो कितना आता है बोलो? 3। तो कहीं ना कहीं जो रेट आई है ना, ये 3 और 2 आया, ये इन रिएक्शंस की बोलो क्या है? रेट है। क्या है बोलो? रेट। रेट इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी चीज की बात कर लो, जो भी चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, ये रिएक्शन की बोलो क्या होती है? रेट होती है। क्या होती है बोलो? रेट। तो मैं अब लिखता हूं बेसिकली कि जो रिएक्शन की रेट है वो कैसे मैं निकाल रहा हूं। इसके लिए हम कुछ अलग पेन यूज करते हैं। यहां बताना जरा सा बच्चे, मैं बोलता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है वो 2 तरीके से निकल सकता है। सब बच्चे फोकस करना। इसकी रेट कितनी है? 3 की। सब बच्चों को समझ में इसकी रेट 3 की क्यों है? अच्छा 3 की रेट अगर मैं प्रोडक्ट के चेंज से निकालूं तो भी आंसर सेम आएगा। अच्छा मैं रिएक्टेंट के थ्रू निकालूं तो भी आंसर, क्योंकि इधर देखता हूं तो 15 का चेंज 5 सेकंड में, इधर देखता हूं 15 का चेंज 5 सेकंड में। तो मैं कहता हूं चाहे प्रोडक्ट देख लो चाहे रिएक्टेंट देख लो, आंसर तो कैसा आएगा? सेम आएगा। और ये बच्चों इसलिए ऐसा है क्योंकि आपका रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ते हुए देख लें या रिएक्टेंट को घटते हुए देख लें, दोनों एक्चुअली क्या हो रहा होगा? सेम चल रहा होगा ना। अरे म्यूजिक में से नीचे बाल्टी भर रहे हो मान लो, तो जितना तेजी से बाल्टी भर रही है उतना ही तेजी से बोलो म्यूजिक क्या हो रहा है? खाली। आप किसी भी एक चीज को देख लीजिए, आपको रेट का अंदाजा लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं बोलता हूं कि जो रिएक्शन की रेट है ना, हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी या मे बी फाउंड थ्रू either by the change in the concentration of product with respect to time or by the change in concentration of reactant with respect to। देखो ये सब ना लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, बाद में आप लोगों को बुकलेट मिलेगा उसमें सारा कुछ इस तरीके से मिलता है लिखा हुआ। तो मैंने आपसे ये बोला कि मैं रिएक्शन की रेट को 2 तरीके से निकाल सकता हूं, आइदर थ्रू द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कितना तेजी से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, और थ्रू द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, की कितना तेजी से रिएक्टेंट क्या हो रहा है? बेसिकली डिसअपीयर हो रहा है। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बना के देने वाला हूं। बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बच्चों, कहा गया कि आप ऐसे निकालें, या तो निकालो बोलो किससे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट कितना तेजी से बेसिकली बोलो क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना तेजी से अपीयर हो रहा है। अच्छा बताओ प्रोडक्ट कितना तेजी से अपीयर हो रहा है, कैसे पता लगेगा? आप बोलोगे सर जितना प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, जितना प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू कितने समय में आया है। आप छोड़िए, आप लोग निकाल के बताइए। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन की रेट आप लोगों ने कैसे निकाली, तो जरा बताना कैसे निकाली। यहां पर इसके थ्रू निकाल के बताओ रेट। तो आप बोलोगे चेंज हमेशा बोलो क्या होता है? फाइनल माइनस बोलो क्या? इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप बोलोगे 15 माइनस में 0 अपॉन में बोलो टाइम में चेंज बोलो कितना? 5 माइनस में 0, आंसर बोलो कितना आएगा? 3। कितना आएगा बोलो? 3। तो आप बोलेंगे रेट 3 की है। यहां के थ्रू भी अगर निकालोगे रेट बच्चों, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, अगर आप यहां के थ्रू भी रेट निकालोगे तो कितनी आएगी? जरा बताना सब बच्चे कितनी आएगी? 5
माइनस में 20, क्योंकि हमेशा चेंज क्या होता है बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, ध्यान देना, डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। जरा बताना आंसर क्या आ रहा है बच्चों, एक गड़बड़ आ रही है, क्या गड़बड़ आ रही है बताओ जरा। अगर मैं प्रोडक्ट के थ्रू निकाल रहा हूं आंसर कितना आ रहा है 3, और रिएक्टेंट के थ्रू निकाल रहा हूं बोलो कितना आ रहा है -3। इसका कारण है एक्चुअली प्रोडक्ट में हमेशा अमाउंट बढ़ेगा और रिएक्टेंट में हमेशा अमाउंट बोलो क्या घटेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे यहाँ वाली वैल्यू बोलो कैसे आएगी, नेगेटिव की। लेकिन आपको इससे बचना कैसे है ना, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, 2 मिनट में सारी बात क्लियर होने वाली है। मैंने बोला कि किसी रिएक्शन की रेट को आप कैसे निकालेंगे, या तो प्रोडक्ट में चेंज देख लो विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम, ध्यान देना, या तो प्रोडक्ट में चेंज देख लो विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। और वो कैसे देखोगे बताओ जरा, वो कैसे देखोगे, तो आप बोलोगे सर फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, T2 माइनस में बोलो क्या, T1। या तो उसको पहले लिख लो, एक काम करो आप लोग लिख लीजिए कि भैया प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, या इससे भी आसान कर देते हैं, काम करिए आप लोग सीधा लिखिए, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या आएगा। अब आप लोग मुझे जवाब दें फटाफट से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कैसे पता लगता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय बोलो क्या, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फोकस करना, P2 माइनस P1 अपॉन में क्या, T2 माइनस T1। इसमें किसी को दिक्कत है? और आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, इतना फिजिक्स सबने पढ़ा है, जब इस तरह का चेंज होता है तो उसको डेल्टा से लिखते हो, तो क्या लिखोगे बोलो, डेल्टा पी बाय में बोलो क्या, डेल्टा टी। ये जो अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट सा बना रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, कंसंट्रेशंस को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसका और कोई सेंस नहीं है, बस ये समझ लीजिए कंसंट्रेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना होता है। तो मुझे बताओ किसी रिएक्शन की रेट निकालने का एक तरीका क्या पता लगता है बोलो, एक तरीका क्या पता लगता है, प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। दूसरा तरीका फटाफट से बोर्ड पे सुनते चलिएगा, दूसरा तरीका है कि रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल सकता हूं, कैसे बोलो, बाय द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे पता लगेगी बोलो, हम कहेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बोर्ड पे देखते चलेंगे। मुझे बताओ जरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज आएगा, चेंज कैसे बताओगे भाई, बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय बोलो क्या, कभी भी चेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लगाना है, कहीं सोचो कि सही सर इनिशियल कर देगा, हमेशा फाइनल माइनस। अब आप मुझे बताओ जरा इसमें क्या दिक्कत आने वाली है, दिक्कत ये आने वाली है, जरा समझना मेरी बात को बच्चों, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलने वाला हूं, ये है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो बोला गया रेट निकाल लो या तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से, या निकालो डेल्टा आर बाय, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताओ सर, उससे निकालूंगा तो आंसर आएगा 3, इससे निकालोगे तो आंसर क्या आएगा -3। लेकिन बात तो ये है कि रिएक्शन तो एक ही है ना, आंसर तो एक जैसा आना चाहिए ना, कि 3 आ जाए यार। और पहली बात, केमिस्ट्री को ना इस प्लस माइनस के साइन से ज्यादा मतलब होता नहीं, फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हो, वहां प्लस माइनस का थोड़ा खेल चलता है, बट केमिस्ट्री कहता है यार 3 आ जाए बस, चाहे इससे निकालो तो भी मतलब वही है कि 3। भाई आप इस रिएक्शन से क्या सेंस समझते हैं, इससे मतलब ये समझते हैं कि 3 यूनिट का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में, और आप ये चाहते हैं चाहे मैं प्रोडक्ट से निकालूं चाहे मैं ये बात रिएक्टेंट से निकालूं, मेरा आंसर बोलो क्या आ जाए सेम। इस वजह से हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करा, हमें पता था ये फॉर्मूला हमारा आंसर कैसा देने वाला है, माइनस में। कैसा देने वाला है, हमने जानबूझ के इस फॉर्मूले में आगे क्या लगा दिया, अगर मैं जानबूझ के इस फॉर्मूले में आगे माइनस लगा दूंगा तो माइनस आने पे वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट कैसा कर देगा, प्लस। तो इससे भी आंसर बोलो कैसा आएगा, प्लस का, उससे भी आंसर कैसा आएगा, प्लस का। नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझ लेते मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमने इस फॉर्मूले में जानबूझ के शुरुआत में ही बोलो क्या लगा दिया, माइनस। इस माइनस लगा देने से अब चाहे मैं रिएक्टेंट के थ्रू आंसर निकालूं चाहे मैं प्रोडक्ट के थ्रू आंसर निकालूं, मेरी रिएक्शन की रेट बोलो क्या आएगी, सेम। क्योंकि मैं चाहता हूं कि भैया चाहे मैं प्रोडक्ट से निकालूं आंसर चाहे मैं रिएक्टेंट से निकालूं, मेरा आंसर बोलो क्या आ जाए, सेम। क्योंकि रिएक्शन की रेट तो एक ही होगी ना, साइन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, आपके सामने ये वाली रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 20 था, ये 0 था, ये 10 हो गया, 10 हो गया। फटाफट से बताना इसके थ्रू कैसे आएगा सब बच्चे, इस प्रोडक्ट के थ्रू बताना कैसे आएगा रेट। तो सबने रेट बताई, बोलो कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना भाई। आप लोगों ने सबने बोला डेल्टा पी, आप लोगों ने सबने बोला डेल्टा पी बाय में डेल्टा, चलो बताना भाई, फाइनल 10 इनिशियल 0, फाइनल टाइम बोलो 5 इनिशियल 0, बोलो कितना आएगा, 2 की यूनिट आ गई, 2 ही लिख दो, यूनिट छोड़ो, 2 आ गया भाई, 2 को दिक्कत है। एक बार रिएक्टेंट से निकालो, एक बार रिएक्टेंट से निकालो सब बच्चे। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा साइड में, इसके थ्रू अगर मैं निकालो रेट, बताओ भाई, माइनस का डेल्टा आर बाय में डेल्टा, हमने फॉर्मूले में ही एक चेंज कर दिया, हमने कहा यार इसके आगे माइनस लगा दो, क्या लगा दो। अब आप सब बच्चे मुझे बताओ माइनस क्यों लगाया गया, उसका रीजन तुम्हें पता लगा, नहीं आया ना समझ में। माइनस बच्चों इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि रेट तो निकलेगी कैसे, जब मैं कंसंट्रेशन में चेंज देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
चाहे मैं प्रोडक्ट का देख लूं, चाहे मैं किसका देख लूं, रिएक्टेंट का। जो आपने करा था मैंने वो बोला है। आपने बोला सर हमने यही देखा कि प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या रिएक्टेंट में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसके थ्रू सर हमें पता लग गया किसकी रेट फास्ट है, किसकी रेट स्लो। मैंने कहा वही फॉर्मूला याद कर लो, रेट बराबर क्या याद कर लो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। या तो इसके थ्रू याद कर लो, चाहे इसके थ्रू याद कर लो, आंसर तो बोलो क्या आने वाला है, सेम। बस एक छोटी सी बात याद कर लेना कि रिएक्टेंट वाले में आपको कौन सा साइन लगाना है, बोलो माइनस, ताकि आपका रेट का साइन कैसा आ जाए, बोलो प्लस। कैसा आ जाए बोलो, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड पे हमेशा फाइनल वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कम। तो कम में से जब ज्यादा वाली चीज माइनस करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो वो नेगेटिव रिजल्ट ना है इसलिए उसके आगे ऑलरेडी क्या लगा दिया, बोलो नेगेटिव साइन लगा दिया, ताकि रिजल्ट कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अगर मैं इसके थ्रू निकालूंगा, बताना कितना आएगा सब बच्चे, पहले से माइनस साइन लगा हुआ है, पहले से माइनस साइन मैंने लगा दिया, बोलो कितना आएगा, फाइनल बोलो कितना 10, इनिशियल बोलो कितना 20, 10 माइनस 20, टाइम बोलो कितना 5 माइनस 0, बोलो कितना आएगा, आ रहे दो, आ रहे दो। अब चाहे तुम निकालो प्रोडक्ट के थ्रू, चाहे तुम निकालो रिएक्टेंट के थ्रू, योर आंसर विल बी सेम। फटाफट से सुनिए जो मैंने बोला अब तक आप लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, एक रिकैप है छोटा सा। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, तो मैंने कहा भैया देखो इससे पहले ना हमने एक ब्रांच पढ़ी है, इसी के छोटा भाई बंधु समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज वेदर द रिएक्शन इज हैपेंड और नॉट। हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शंस हो रही है वो होंगी या नहीं होगी, इसके बारे में कौन बताएगा, इक्विलिब्रियम। अब वो रिएक्शन कितनी जल्दी होने वाली है, कितनी देर में होने वाली है, ये बेसिकली कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो इक्विलिब्रियम डिस्कस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एंड केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। इज दैट फाइन, पहली चीज समझ में आती है। दूसरी चीज पे आते हैं, सर रेट निकलेगी कैसे, रेट निकलेगी कैसे, तो मैंने कहा रेट निकालने के दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट को बढ़ते हुए देख लो कितना चेंज हो रहा है उसके अंदर समय के साथ, या रिएक्टेंट को घटते हुए देख लो, किसी भी एक के थ्रू पता लग जाएगा। दोनों को जानना जरूरी है, एक का भी चल जाएगा सर, एक का भी चल जाएगा, बिकॉज उससे भी आंसर एक ही सेम आता है, इससे भी आंसर बोलो क्या आता है, सेम। तो मैंने कहा वी कैन फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन may be found through either by the change in the concentration of product with respect to time or by the change in the concentration of reactant with respect to time। या तो प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ वो देख लो, या रिएक्टेंट में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ वो देख लो। दोनों के थ्रू बोलो क्या निकल सकती है, बोलो रेट निकल सकती है। फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, तो मैं तुम्हें फाइनल फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूं। ऐसे याद करो सब बच्चे, अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रही है, कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रही है, तो मुझे बताओ जरा रिएक्शन की रेट कैसे निकलेगी, रिएक्शन की रेट कैसे निकलेगी। तो आप कहेंगे सर दो तरीके हैं, कितने तरीके बोलो, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, कितने तरीके हैं, दो। यहां पर तो मैं बोलूंगा एक तरीका है कि कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बस यहां पर क्या लगा दूंगा, माइनस। या तो इसके थ्रू निकालूंगा, या फिर बोलो किसके थ्रू निकालूंगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये बन गया बच्चों फॉर्मूला। बस यहाँ माइनस क्यों लगाया, वहां प्लस क्यों लगाया, पता है कि नहीं पता। और चाहे मैं इसके थ्रू निकालू आंसर, चाहे मैं इसके थ्रू निकालू आंसर, सेम आता है कि नहीं आता, बात एक ही है कि नहीं। तो चाहे आप बोलो जब म्यूजिक से वो बाल्टी भर रही है, आप कहते या तो मुझे बाल्टी भरते हुए दिखा दो, या मुझे म्यूजिक खाली होता हुआ दिखा दो, मेरे एक्शन की स्पीड का अंदाजा लगा लूंगा। बोलो है कि नहीं, नहीं आया समझ में, ये वाला पॉइंट क्लियर है। कुछ न्यूमेरिकल्स तुमसे भी करवाएंगे, पहले तुम मुझे बताओ इतनी बात तुम्हें क्लियर होती है कि नहीं होती। चलिए मेरे पास एक और एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू C, अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसे बिल्कुल हो सकता है, एक A मिल रहा हो, एक B मिल रहा हो, और एक क्या बन रहा हो, बोलो C। आप कहेंगे एक A मिला एक B मिला तो सिर्फ दो C क्यों नहीं बने, वो भी हो सकता है, एक A एक B और दो C, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बेसिकली एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक A जमा एक B बराबर एक C। क्योंकि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो एक एग्जांपल सिंपल सा है, Na प्लस और Cl माइनस आयन अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। तो एक Na एक Cl और एक ही NaCl बना। गेट माय पॉइंट। चलिए अब मेरा आपसे क्या कहना है कि अगर मैं ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, अच्छे से सुनना भाई, अब तुम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहे हो जहां से क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, A जमा B गिव राइज टू बोलो क्या C, अब कहा जाता है कि इस रिएक्शन की रेट को, मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि मैं किसी भी रिएक्शन की रेट को या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ वो देख के बता सकता हूं, या प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ वो देख के बता सकता हूं। आंसर दोनों से बोलो क्या आता है, सेम। और मुझे सिर्फ किसी भी एक में चेंज दिखा दो, मेरा आंसर निकल आएगा। बोलो है कि नहीं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि रिएक्टेंट साइड पे अगर दो स्पीशीज है, एक A है और एक बोलो क्या है B, मैं कहता हूं चाहे मुझे A में चेंज दिखा दो कितना हो रहा है समय के साथ, चाहे सिर्फ B में दिखा दो कितना चेंज हो रहा है, चाहे C में दिखा दो, किसी भी बस एक स्पीशीज में मुझे क्या दिखा दो, बोलो चेंज। मैं बता दूंगा रिएक्शन की रेट कैसे। अब आप कहेंगे ये कैसे, मैं एक बोर्ड पे लिखता हूं, मैं कहता हूं इस रिएक्शन की रेट निकल सकती है, A में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, B में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और C में कितना आ रहा है। अब देखिए बुक्स ना आपकी, बस बुक्स में थोड़ी सी कमी है, वो बुक्स डायरेक्ट लिख देती है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता रिएक्टेंट साइड पे दो चीजें थी A और B, यहाँ इक्वल टू क्यों आया।
सर ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि मैं रिएक्शन की रेट को कैसे बता सकता हूं, आइदर बाय द considering the change in the concentration of A, or by the considering the change in the concentration of B, or by considering the change in the concentration of C। मैं कह रहा हूं मुझे किसी भी एक में चेंज दिखा दो, मैं बता दूंगा। और मैंने रिएक्टेंट वाले माइनस लगाया और प्रोडक्ट बोलो क्या लगाया, प्लस लगाया। चलो इसके लॉजिक को समझते हैं। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे हुआ होगा? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ना एक फैक्ट्री है, समझना, मेरे पास एक फैक्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मेरे पास एक फैक्ट्री है और उसमें मार्कर्स तैयार होते हैं, ठीक है। मेरे पास 3 चैम्बर्स हैं। इस चैम्बर में रखे हुए ढक्कन, क्या रखे हुए? अच्छे दिमाग लगाना आप लोग ही दिमाग लगाना। इस चैम्बर में क्या लगे हुए? ढक्कन। इस वाले चैम्बर में क्या लगे हुए? खुले मार्कर। और ये दोनों जुड़ते हैं और ऐसे करके एक नया मार्कर चलता है। यहां पर एक डब्बा रखा हो, उसमें नए नए मार्कर फेंके जा रहे हैं। गेट माय पॉइंट? ए ढक्कन, बी बेसिकली बोलो क्या है, खुला मार्कर, और ए और बी मिलके बोलो क्या बना, सी। एक ढक्कन एक खुले मार्कर से एक ही पूरा मार्कर तैयार हो रहा है, वही रिएक्शन चल रहा है, ए जमा बी बराबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। अब आपसे मैंने पूछा यार ये मार्कर कितनी तेजी से बन रहे हैं, अगर ये तुम्हें पता लगाना हो तो क्या मैं तुम्हें तीनों चैम्बर्स एक साथ दिखाऊं या एक कोई भी चैम्बर दिखा दो, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा? शायद दिमाग काम करने लगा है। मैंने क्या बोला? मैं ढक्कन कम होते दिखा दूं तुम्हें, खुले मार्कर कम होते दिखा दूं, या ये बनते हुए दिखा दो बस कि ये कितने आ रहे हैं? आप कहेंगे ना सर मुझे बस एक ढक्कन दिखा, एक चैनल दिखा दो, बस मुझे एक चैम्बर दिखा दो, मेरे को वहां दिखा दो। आप कहेंगे मेरे को पता लग जाएगा ढक्कन कितनी तेजी से कम हो रहे हैं ना सर, उसके हिसाब से अंदाजा लग जाएगा मार्कर कितनी तेजी से बन रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आया समझ में? पक्का मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप कहेंगे सर मुझे सिर्फ खुले मार्कर दिखा दो कितनी तेजी से कम हो रहे हैं, अंदाजा लगा लूंगा कितने मार्कर बन रहे हैं। या मुझे सिर्फ तीसरा चैम्बर दिखा दो जहां पर ये मार्कर बन बन के गिर रहे हैं। बोला है कि नहीं? नहीं है बात समझ में? अगर मेरी बात सुनो, यहां 20 मार्कर गिर जाते हैं 5 सेकंड के अंदर, रेट बोलो क्या है? 4 की। अगर ये 20 मार्कर गिरे तो आपको क्या अंदाजा लेते हैं यहाँ पर 20 ढक्कन कम हुए होंगे? आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 100% यहाँ पर भी क्या देखेंगे, 20 ढक्कन कम हुए होंगे। बोलो कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। रेट कितनी? बोलो 4 की। 20 ही खुले मार्कर कम होंगे 5 सेकंड में। बोलो रेट कितने की? बोलो 4 की। आप कहेंगे मुझे सिर्फ ढक्कन कम होते दिखा दो, मुझे सिर्फ बेसिकली चाहे खुले मार्कर कम होते दिखा दो, या मुझे वो बनते हुए मार्कर दिखा दो। बेसिकली मुझे कोई भी एक साइड दिखा दो, मैं रिएक्शन की रेट बता पाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि रिएक्शन में जितनी मर्जी स्पीशीज पड़ी हो, आप किसी भी एक स्पीशीज के बारे में भी अगर चेंजेस जानते हैं ना कि समय के साथ कितना चेंज आ रहा है, तो आप उस रिएक्शन की बोलो क्या बता पाएंगे? रेट बता पाएंगे। अब पिछला पॉइंट और क्लियर हो गया होगा कि मैं चाहे रिएक्टेंट के थ्रू बताऊं चाहे प्रोडक्ट के थ्रू बताऊं, आंसर तो मेरा आ ही जाना है। सो जस्ट वी हैव टू नो द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और आइदर ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी एक में चेंज बता दो बस मुझे। और रिएक्टेंट में भी अगर 2 स्पीशीज तो किसी एक में बता दो, ए में बता दो चाहे बी में बता दो। गेट माय पॉइंट और नॉट? तो क्यों मैंने ऐसा लिखा कि चेंज रिएक्शन की जो रेट होगी वो क्या होगी? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे निकाल लो चाहे सी से निकाल लो। और अगर तुम्हें लगता है कि सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई तो एक काम करो, फटाफट से आप लोग मुझे आंसर बताना, जल्दी से आंसर बताना फटाफट से, ठीक है? टाइम 0, यहां पर ये है 40, ये भी है 40, शुरू में है 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टाइम हो गया यहां पर 6 सेकंड, और ये हमारे पास 10 बचे। अगर ये 10 बचे हैं तो 30 ही कम हो गए, 30 ही कम हुए होंगे। अरे यार एक Na को एक Na प्लस को एक Cl माइनस चाहिए, और जब एक Na प्लस एक Cl माइनस बनेगा 2 NaCl बनेगा क्या? एक बनेगा, एक बनेगा। एक Na प्लस एक Cl माइनस एक NaCl, तो बोलो 30 से कम हुए, 30 से कम हुए, तो ये कितने बनेंगे बच्चों? 30 ही बनेंगे ना। कितने बनेंगे? 30, क्योंकि एक और एक से मिलकर ही एक बनता है वो। बेसिकली एक ढक्कन कम होगा, एक मार्कर, एक खुला मार्कर कम होगा, तो 2 नहीं बोल सकते, एक ही मार्कर तैयार होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली हम बच्चों तुम फटाफट से बता दो, रेट निकालनी। क्या निकालनी? बोलो रेट। चलो जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो, रेट निकालनी है, जल्दी बोलना शुरू करो। अगर मैं इसके थ्रू निकालना चाहूं, नाम क्या था? ईशव। अगर मैं रेट निकालना चाहूं Na प्लस के थ्रू तो क्या निकल पाएगी? अपने सब को निकल पाएगी। आप कहेंगे सर बस इतना ध्यान रखना है कि Na प्लस की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर निकल जाएगा, आप निकाल के देख लो यहाँ पर। तो बोलेंगे सर कितना चेंज आया? चेंज आया 10, फाइनल था, माइनस में कितना था? बोलो 40, डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? बोलो 6 माइनस 0। सर ऊपर -30 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +30 बाय 6, तो आप बोलोगे सर रेट 5 की। कितने की? बोलो 5 की। मैंने कहा क्या बच्चों मुझे अगर ये ना पता हो मैं इससे निकाल सकता हूँ? आप बिल्कुल निकाल सकते हो, आप इससे निकालोगे तो, लेकिन ध्यान रखना कैसे निकालोगे? कितना चेंज आ रहा है बोलो किसमें? Cl माइनस की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं आए बात समझ में? तो बोलो क्या बोलोगे? सर माइनस टाइम से, फटाफट से बोलो बच्चों कितना? 10 माइनस में 40 डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 6 माइनस में 0, बोलो कितना आएगा? फिर 5 आएगा। क्या बच्चों मैं NaCl के थ्रू भी निकाल सकता हूँ? बोलो कितना आएगा रेट ऑफ रिएक्शन?
कहेंगे सर ऐसा कर लो, NaCl में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस इतना पता लगा लो। सर कितना आ रहा है बोलो, 30 - 0 विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या क्या समझे इस बात से? That we can calculate the rate of reaction by considering the change in concentration of any of the species involved in the reaction. रिएक्शन में इन्वॉल्व किसी भी स्पीशीज का अगर मुझे चेंज पता है कितना हो रहा है समय के साथ, तो मैं बोलो उसकी क्या निकाल सकता हूँ, रेट निकाल सकता हूँ। गेट माई पॉइंट और नॉट? नहीं आया समझ, पक्की बात है। तो मैं अगर कभी आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, चलो ये वाली नहीं लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव राइज टू CaCO3। अगर मैं बोलूं राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इसका फॉर्मूला लिख सकते हो? कैसे कैसे निकल सकती है इसकी रिएक्शन की रेट? बताओगे जरा, इस रिएक्शन की रेट कैसे कैसे आ सकती है? बोलो जरा कैसे कैसे आ सकती है इस रिएक्शन की रेट? आप कहोगे सर या तो सर कैल्शियम ऑक्साइड में कितना चेंज आ रहा है वो बता दो, या CO2 में कितना चेंज आ रहा है वो बता दो, या कैल्शियम कार्बोनेट में कितना चेंज आ रहा है वो बता दो। सर दोनों से, तीनों से आंसर बोलो क्या आएगा? किसी भी एक का बता दो। रेट का फॉर्मूला समझ में आया? that we can calculate the rate of reaction by considering the change in the concentration of any of the species involved in the reaction। प्रेरणा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, क्या फॉर्मूला बनेगा जरा बताओगे? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, और बोलो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, और इस वाले में, लेकिन मुझे बस ये बताओ तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैं उनके साथ माइनस क्यों लगाता हूँ, इसके साथ प्लस क्यों लगाता हूँ? क्योंकि माइनस लगाने का कारण ये है कि अगर माइनस नहीं लगाऊंगा ना तो उनका आंसर इसके साथ सेम नहीं आएगा, सेम आना चाहिए बेसिकली, या बोले कि पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ऐसा कराया था। तो रेट निकालने के लिए क्या मुझे सारे स्पीशीज का चेंज पता होना चाहिए? नहीं सर, किसी भी एक का बताओ, काम चल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट में फाइनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आने वाला, बहुत मतलब लास्ट टू लास्ट क्या पूछेगा तुमसे उस पर भी आने वाला। मैंने बोला हम धीरे धीरे टॉपिक को बढ़ाएंगे, तुम मुझे बस इतना बताना। पहली बात तुम्हें ये मतलब समझ में आया था कि चैप्टर है किस चीज को लेकर डील करने वाला है, ये समझ में आ गया था ब्रांच का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम से डिफरेंट कैसे। पहला क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, हाउ केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सर हमारे पास है जवाब, इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। है जवाब पक्का? निखिल, निखिल नाम है, लखन, ओके ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। सेकंड क्या तुम्हें बात समझ में आई? थोड़ा सा यहाँ पर खिचड़ पिचड़ हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें समझ में आया कि किसी रिएक्शन की रेट को बताने का तरीका या तो प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है वो देख लो समय के साथ, या रिएक्टेंट में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ वो देख लो। बस रिएक्टेंट वाले में क्या साइन लगा देना, माइनस का, ताकि उससे आंसर बोलो रेट का कैसा आ जाए, बोलो प्लस का। लेकिन किसी भी एक में बताओ तो काम चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने तुम्हें करके दिखाया, इसमें भी करके दिखाया, 3 आया, सॉरी इसमें 2 करके आया, उससे भी 2 आया, इससे भी 3 आया, इससे भी 3 आया। गेट माय पॉइंट और नॉट? और अगर रिएक्शन में स्पीशीज, मतलब कि मैंने बोला अगर रिएक्शन ऐसी ना हो, R2P ना हो, ऐसी हो, A जमा B बराबर C, तो सर क्या करना है? तो भी सर हमें पता लग गया क्या करना है, हमें बस किसी भी एक स्पीशीज में चेंज पता हो जाए, किसी भी एक स्पीशीज में चेंज पता होना चाहिए। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो। ईशब आप कुछ बोल रहे थे, बोलो जल्दी से। यूनिट भी होती है, यूनिट वाले पॉइंट में मैं आने वाला हूँ, थोड़ी देर में आने वाला हूँ। यूनिट वाले पॉइंट में लास्ट में आऊंगा, पहले कुछ बात वैसी कर लेगी टॉपिक में है क्या। और अब मैं तुमसे आखिरी बात करूंगा आज की क्लास के, इसके बाद तुम्हें बस रेट ऑफ रिएक्शन में पूरा जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो दिखा दूंगा तुम्हें कि पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, और ये पहला ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? मैंने तुमसे 3 बातें डिस्कस करी। पहली ब्रांच क्या है, सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर R2P टाइप की रिएक्शन हो तो कैसे रेट पता लगाओगे। तीसरी मैंने आपसे डिस्कस करी अगर कुछ ऐसी हो स्पीशीज टुकड़ों में है A जमा B बराबर C, तो कैसे निकालोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब चलिए फुल एंड फाइनल द मोस्ट डिफिकल्ट केस डिस्कस करते हैं। नोट्स की चिंता मत करिए, भी आप लिख नहीं पा रहे, आज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कैसे करना है इसको। बोर्ड में देखना बच्चों। अब करते हैं एक रिएक्शन। चलो अब बच्चों के मन में एक रिएक्शन लास्ट ये भी रहती है, सर अगर कोई स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ आ गया तो हो सकता है ना। जैसे कि मैं तुम्हें रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, एक N2 + 3H2। अब किसी के आगे 2 लगा, किसी के आगे 3 लगा, किसी के आगे 1 लगा हुआ है। सर ऐसे में मैं रेट कैसे लिखूंगा? मेरी बात सुनना, ऐसे में मैं रेट कैसे लिखूंगा? देखो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, मुझे रेट पता लगाने के लिए सभी स्पीशीज में चेंज की जरूरत है। और म्यूजिक से बाल्टी भर रही है ना, अगर बाल्टी भरते हुए दिखा दो या म्यूजिक खाली होते दिखा दो, कोई भी एक चीज दिखा दो। ढक्कन कितनी तेजी से कम हो रहे वो दिखा दो, खुले मारकर कितनी तेजी से कम हो रहे वो दिखा दो, या मुझे वो बनते हुए दिखा दो बस कितने बन रहे हैं। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई भी एक साइड दिखा दो, तो मैं वही कहूंगा या तो मुझे N2 में चेंज दिखा दो या H2 में, या बोलो NH3 में। लेकिन ये 2-3 का कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम समझो फुल एंड फाइनल टॉपिक में जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी ना वही समझ आ गया। डिफिकल्ट जैसे कुछ है नहीं,
लेकिन जो मेजर बात थी वो तुम्हें समझ में आ गई। चलो, तो इस रिएक्शन की रेट पता है इन्होंने क्या लिखी? इन रिएक्शन की रेट लिया आपने लिखी, और मैं तुम्हें बता दूं इसका कहीं भी लॉजिक नहीं दिया हुआ कि ऐसा क्यों होता है, कहीं लॉजिक मेंशन नहीं। आप किसी बुक को पढ़ लेना, आपको जो बता रहा हूं ढंग से सुनना, इसलिए बुक्स में नहीं मिलेगी वाली चीज। तो मैंने बोला चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बुक्स सीधा लिखती हैं, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह ये सारी चीजें डायरेक्ट लिखती हैं। चलो, अब सी का पता है इन्होंने क्या करा? सी में ना उन्होंने 2 को लिया है नीचे, 2 को कहां लिया है? जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था ना, जो नंबर आगे लगा हुआ था, उसको कहां लिया है? डिवाइड। ये तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट में सर यही करना होता है, चेंज कितना हो रहा है विद टाइम, रिएक्टेंट में भी यही करना होता है, चेंज कितना हो रहा है विद टाइम, बस माइनस लगाना होता है रिएक्टेंट में। ये मुझे समझ में आने लग गया, बस मेरे को समझ में 2 कैसे लगा सर नीचे, नहीं आया ना समझ में, 2 नीचे कैसे आ गया? चलिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास ना एक ए चैम्बर है, एक ए बाल्टी है, ध्यान समझना। एक दूसरी चीज है मेरे पास, फोकस रहना है इस क्लास के अंदर, फिजिक्स मत लगाना, पानी ऊपर के चढ़ गया बिना मोटर के। हाँ, कोई बच्चे यहाँ पर फिजिक्स मत लगाना, बिना फिजिक्स के लॉजिक पे काम करेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री कर रहे हैं तो समझ के चलो फिजिक्स आती नहीं है हमें। ओके, सो गाइज आप लोगों से पूछूंगा मैं, और उम्मीद करूंगा तुम लोग बता पाओगे। ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर है, ठीक है, और इन दोनों से मिलकर बोलो क्या बन रहा है? सी बन रहा है। गाइस गलत जगह बना दिया यार, ठीक है, ए जमा बी गिव राइज टू सी। चलिए, अब आप लोगों से मेरा कुछ सवाल है, ध्यान देना। पानी भर देते, काम करते, किससे भर देते भाई? इससे भर देते ना। अब ऊपर से नीचे आता है। अच्छा, मैंने बोला ना अभी फिजिक्स नहीं लगानी है। चलिए, मेरा आपसे कुछ सवाल है बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे इसको वन टाइम में सोच जाएंगे। बच्चों ये रिएक्शन जब a जमा बी बराबर 2c बोलती है, इसका सेंस क्या होता है कि अगर एक a होगा और एक b मिलेगा तो कितने c बनेंगे? 2c। अगर 100 a होंगे, 100 b होंगे तो कितने c बनेंगे? 200, है ना, क्योंकि एक ये तो 2 बोल रहा है, तो 10 ये तो 10 ये तो 20 बनेगा, 100 ये तो 100 ये तो 200 बनेगा, 1 लाख ये 1 लाख ये तो 2 लाख बनेगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर? 1 मोल ये 1 मोल ये तो 2 मोल बनेगा, मोल छोड़ दो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया, एक ये तो 1 ये 2 बनेगा, 100 ये तो 100 ये तो 200 बनेगा। तो मुझे बस इतना बताना, अगर बच्चों यहां से ये ना इतने यूनिट पानी खत्म हो गया, इतने यूनिट पानी क्या हो गया? खत्म हो गया। मान लेते हैं यहां से इतने यूनिट पानी खत्म हुआ, मान लेते हैं 10 लीटर पानी खत्म हुआ, और यहां से भी कितना लीटर पानी खत्म हुआ? 10 ही होएगा भाई। यहां से भी कोई बताएगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन की डिमांड ही ऐसी कि इसको एक को इसका एक चाहिए, इसके 100 को उसका 100 चाहिए। तो इसका अगर 10 यहां से गया, इसका 10 यहां से गया, तो इसका भी कितना जाएगा? 10। लेकिन मुझे बताओ उसका कितना बनेगा? 20। ध्यान सुनिएगा, इसका एक तो उसका 2, इसका 100 तो उसका 200। उसका अगर 10 खत्म हुआ तो इसका भी 10 ही खत्म होना है, क्योंकि एक को एक चाहिए, एक को इधर नहीं है ऐसा। इसका 1 खत्म होगा, उसका 3 खत्म होगा, उसका 10 लीटर खत्म होगा, उसका 30 लीटर खत्म होगा। समझने की कोशिश करना, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसके 1 को उसका 3 चाहिए, इसके 1 को उसका, तो यहां पर तो लेकिन 1 को 1 चाहिए ना, तो अगर यहाँ 10 खत्म हुआ तो यहां भी कितना खत्म होगा? 10। यहां बताओ कितना बनेगा? बहुत अच्छे, तुम सीख गए बिल्कुल। यहां कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे सर अगर वहां 10 खत्म हुआ, पानी वानी छोड़ दीजिए, मैंने बनाया नहीं बीच में, अगर यहां 10 खत्म हुआ, यहां 10 खत्म हुआ, सर यहां कितना बनेगा? ओहो, यहां कितना बनेगा सर? 20 बनेगा। बिल्कुल सही बनाया कि नहीं बनाया? आप मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये आ गया तो समझ लो तुम्हें ऊपर वाला आ गया, बस पक्का ये समझ में आ गया। अब मेरी बात को सुनना अच्छे से, मैं क्या लिखने वाला हूं, जो मैं लिखूं बस तुम बताना कि तुम्हें ये वाली बात क्लियर है या नहीं। मैंने ये बोला द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, मेरे शब्दों को अच्छे से सुनना, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो 2 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और वही 2 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है वो दुगना है ए के डिसअपीयरेंस से, या बोल दो दुगना है, बोलो किससे? बी के डिसअपीयरेंस से। कुछ गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? तो मैंने क्या बोला यहां पर कि जो बच्चों रेट ऑफ, अच्छे से सुनना क्योंकि ये समझ में आ गया तो समझ लो सब समझ में आ गया इसमें। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फोकस करेंगे बोर्ड पे,
पीछे अनुराग, बस 10 मिनट की क्लास है, मैं ध्यान सुनो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो कितना है सर? दुगना है। दुगना है किसके बोलो? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के। क्या मैंने गलत लिखा? और सर यही चीज को लिख सकता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को कि वो दुगनी है, बोलो किसके? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? अरे ये दोनों बराबर भी आ रही हैं, सुनिए यहां पर ध्यान दो, ये दोनों बिल्कुल बराबर भी आ रहे हैं। दोस्तों को 8 दो बता रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बिल्कुल सही है, दोनों का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों बातों को देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो सी का रेट ऑफ अपीयरेंस है, सी का रेट ऑफ अपीयरेंस है वो दुगना है बोलो किसके? ए के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, और वही दुगना है बोलो किसके? बी के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो बराबर से। ये बात पक्का समझ में आ रही है? लेकिन आपको वैसा दो दो कहां लगे? वो तो डिवाइड में लगे, आपने यहाँ पर आगे लगा दिए। अर्जुन बात समझ में आ रही है यहां तक की या नहीं आई? अब मुझे बस तुम ये बताओ, अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं तो मैथमेटिक्स कहते हैं अगर तीनों चीजें बराबर है और तीनों को मैं अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड भी कर दूं तो भी बराबर रहेंगी। तो मैंने बोला अगर तीनों नंबर्स को, तीनों चीजों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बोलो? तो मुझे बताने ये क्या बन जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये बताने क्या बन जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फोकस करना। और ये क्या बनेगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अरे भाई अब बस तुम मुझे ये बताओ फटाफट से कि किसी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हो? ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हो? सर ए में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी कैसे लिखोगे? कितना रे बी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सर अगर ये दोनों बराबर तो किसके आ रहा है बोलो? हाफ टाइम्स ऑफ सी का रेट ऑफ अपीयरेंस। कैसे पता लगेगा? अरे किसी का रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे पता लगेगा? सर उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सर ये चीज और ये चीज बराबर है और ये इसके बराबर है। किसके बराबर बोलो? इसकी। नहीं है बात समझ में? दोबारा बोलूं मैं एक बार फिर से। मैंने बोला कि क्या तुम्हें पहली वाली बात इक्वेशन को देख के क्या तुम्हें यह समझ में आया था कि एक ए एक बी से मिलकर 2 सी देगा, 100 ए 100 बी से मिलकर 200 सी देगा? तो क्या 10 लीटर अगर ये खत्म हुआ तो इसका भी 10 सी खत्म होना है, क्योंकि एक को एक चाहिए। लेकिन बनेगा तो बनेगा कितना बोलो? तो 10 खत्म हुआ 10 खत्म हुआ तो कितना बनेगा? 20। तो क्या ये लिखना सही है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी? दोनों के बराबर 2 टाइम्स होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर तीन चीजें बराबर है उनको सबको 2 से डिवाइड कर दे। करके नहीं दिखाना पेपर में, कहीं सोच रहे तुम ये सब करके दिखाना है। ये तुम्हें मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि वो रिएक्शन कैसे लिखनी होती है, बस ये कभी भी करके नहीं दिखाना। पेपर में कोई नहीं पूछता कि सर ये 2 कैसे आया, समझिए कोई नहीं पूछता, बस इसका मार्क्स है, मार्क्स इसका है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप तो रटके जाए कि सर 2 नीचे आता है। बताने को मैं बोल सकता हूँ 2 आगे लगा हुआ है ना बच्चों, 2 नीचे लाना है, 3 लगा 3 नीचे लाना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो तुम्हें नहीं पता तो आप फायदा नहीं पड़ेगा। तो मुझे बस ये बताओ, जब कुछ चीज समझने जाओगे ना थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन समझ में आ जाएगी ना तो मजा भी आएगा कि हाँ लॉजिक पता लग गया उसके पीछे का। तो मुझे बताइए पहले वाली बात सबको समझ में आई थी? सबको 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है? अब मुझे फटाफट बताओ किसी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या लिखोगे? किसी का डिसअपीयरेंस रेट लिख रहे हो, कैसे लिखोगे बोलो? उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। लेकिन आपको पता है वो डिसअपीयरेंस के दौरान चीजें कम हो रही होती है तो माइनस लगाना जरूरी है ताकि प्लस में आए। इसका भी यही आएगा और इसका बेसिकली हाफ टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो देखो 2 से डिवाइड करने के बाद हाफ आ गया। अर्जुन नहीं है बात समझ में? तो मुझे बस तुम ये बताओ किसी भी रिएक्शन का रेट आपने बोला था चाहे ए के थ्रू निकालो चाहे बी के थ्रू चाहे सी के थ्रू, मुझे बताओ ए के थ्रू कैसे निकालते? ऐसे, फोकस ऑन द बोर्ड। ए के थ्रू कैसे निकालोगे? ऐसे। बी के थ्रू कैसे निकालोगे? ऐसे। और ये दोनों चीजें किसके बराबर आ रही बोलो? हाफ टाइम्स इसके आ रही है, तो हाफ टाइम्स आएगा। क्या आएगा बोलो? हाफ टाइम्स। मेरा कहने का मतलब मुझे लॉजिकली भी एक बात पकड़ में आने लगी है कि रिएक्शन के अंदर मैं जो तुम्हें 2 बातें बोलूं ना बस ये सुनना, सारा खेल खत्म हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन में चाहे 50 स्पीशीज इन्वॉल्व हो, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वी कैन फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय कंसिडरिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। सर रिएक्शन में इन्वॉल्व कोई भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन में चेंज देख के मैं बता सकता हूँ रेट कितनी होगी। क्या मैंने गलत बोला? आप मुझे ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, किसी भी स्पीशीज को दे दो, मेरे को बस बता दो कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, मैं उसकी क्या बता दूंगा बोलो? रेट। कैसे बताओगे? हमने कहा हमारे पास लॉजिक है। क्या लॉजिक है? हमने सर वो लॉजिक ये पकड़ा है, अब मैं जो लिखने वाला हूं उसको ढंग से सुनना कि सर अगर कोई रिएक्शन ए, ये ध्यान सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब इससे अलग तो कोई रिएक्शन होगी नहीं भाई, छोड़ दो।